हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष भारती। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य संस्कृत परिचय। इस वीडियो में हम कुछ संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन संकेतों के जानकारी के द्वारा आप संस्कृत को आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला संकेत है आ। इसको हम पढ़ते हैं सामान्य भाषा में आ, लेकिन इसको कहते हैं क्या? ऐसे ओ और हो हलंत लिखते हैं, या सिर्फ हम इसको हो हलंत भी पढ़ सकते हैं। यानी आप देखते होंगे संस्कृत के शब्द के अंतिम में सामान्यतः इस अ शब्द का प्रयोग होता होगा। जैसे रामा, जैसे हम क्या लिखते हैं? रामा। जैसे हमको राम लिखना है तो राम हो गया हमारा हिंदी शब्द, और इसी में हम जब अ लगा देते हैं तब ये मेरा क्या बन जाता है? संस्कृत शब्द रामा। उसी प्रकार से जैसे श्याम, ये हो गया मेरा हिंदी शब्द, और जब हम इसी में अह लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? मेरा श्यामा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग अह के रूप में हम करते हैं, अर्थात शब्द के अंत में हो हलन पढ़ते हैं, यानी हो पढ़ते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मुकुंद। इसको क्या पढ़ना है? मुकुंद श्यामा रामा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए गणेश, और उसमें क्या जुटा है? आ। इसको सामान्यतः इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? गणेश। तो आप देख लिए हैं इसका प्रयोग हम किस प्रकार से संस्कृत में करते हैं। अब अगला होता है खंडाकार। आप संस्कृत के शब्दों में सामान्यतः इस प्रकार का संकेत लिखे देखे होंगे। खंडाकार, इसको कहते हैं खंडाकार। ये सिर्फ नाम का खंडाकार है, लेकिन वास्तव में ये इसमें कोई शब्दों का खंडन वगैरह नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे इस प्रकार इसको देखिए, इस प्रकार कभी आप देखे होंगे। इसको आप पढ़ेंगे तो कॉपी पढ़ते हैं, अधिकतर बच्चे इसको कॉपी पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? ये जो संकेत आपको दिख रहे हैं इसको जोर देकर पढ़ना है। हम इसको कह सकते हैं जोरदार वाचक। जोरदार वाचक यानी जो शब्द है, जिन शब्दों के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है उसमें हमको जोर देना है। तो यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉपी। क्या पढ़ेंगे? कॉपी। यानी इसको कहते हैं खंडाकार, लेकिन वास्तव में इसमें कोई खंडन नहीं होता है, बस हम इसको जोर देकर पढ़ते हैं। यानी एक यह जोरदार वाचक शब्द है। इसको क्या कहेंगे हम? कॉपी। कॉपी। जैसे यहां पर देखते होंगे, जैसे इसको देख लीजिए, यदि इसको हमको पढ़ना है तो क्या कहेंगे? राम लिखा है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? राम। क्या पढ़ेंगे? राम। थोड़ा सा बस जोर देकर पढ़ना है। तो आप देख लिए इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, और इस खंडाकार का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे आप गाना कुछ संगीत वगैरह लिखे देखे होंगे, तो उस शब्द के लास्ट में भी आप इसका प्रयोग देखे होंगे। जैसे कोई लिखा रहता है लास्ट में आ, तो इस प्रकार से 2-4 बार रिपीट कर दिया जाता है। इसको हम एक बार हल्का सा आ नहीं पढ़ के आ करते रह जाते हैं, यानी बस जोर देकर पढ़ते हैं। इसलिए इसको हम जोरदार वाचक संकेत भी कहते हैं, और इसको वास्तव में हम क्या कहते हैं? तो खंडाकार। अब अगली बारी आती है अनुस्वार का। अनुस्वार का संस्कृत में बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, और इसका दो अर्थ भी होता है। पहला, इस अनुस्वार के बदले इसको हम क्या कहते हैं? एक बिंदु को अनुस्वार। अनुस्वार, और इस अनुस्वार को हम दो रूपों में जानते हैं। पहला मोहलन, दूसरा नोहलन। यानी इसको हम आधा म कह सकते हैं और इसको आधा नो। अब देखिए कब हम इसको आधा म कहते हैं और कब इसको हम आधा न कहते हैं। तो जब यह शब्दों के बीच में हो, जब यह शब्दों के बीच, वर्ण के बीच या शुरू में हो, मतलब ऊपर हो या लास्ट में हो, तब हम इसको क्या कहते हैं? नो हलन कहते हैं। जैसे यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हम क्या कहेंगे? ये शब्द के शुरू में है, को में अनुस्वार है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कंगन। यानी इसको आधा नो यानी नो हलंत पढ़ना है। इसको कहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
कंगन। क्या सही है? तो दोनों ही तरीका क्या है? सही है। तो हम देख लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो जब यह शब्दों के शुरू या बीच में आए तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? नौ हलंत पढ़ेंगे। तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? नौ हलंत। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहां पर इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हमको क्या पढ़ना है? हंस। क्यों पढ़ना है हंस? क्यों यहाँ पर हम नौ हलंत पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह यहाँ पर शब्दों के शुरू में है। तो जब शब्दों के शुरू में है इसको हम क्या पढ़ेंगे? नौ हलंत पढ़ेंगे। यूं कहे तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी हंस लिख सकते हैं। जैसे यहां पर है, इसको हमको क्या पढ़ना है? तो क्या पढ़ेंगे? राजवंश। राजवंश क्यों पढ़े? क्योंकि यह शब्दों के बीच में है। अभी मैंने कहा जब यह अनुस्वार शब्दों के बीच या शुरू में आए तो इसको क्या पढ़ना है? बस नौ हलंत पढ़ना है। इसको हम दूसरे तरीका से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे आपको यहां पर लिखा है रघुवंश। क्या लिखा है? रघुवंश। तो इस शब्द को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रघुवंश। तो आप देख लिए अनुस्वार का पहला प्रयोग किस प्रकार से होता है। अब हम जानते हैं इसका सेकंड प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए जब यह शब्द के शुरू में आए, जब शुरू या बीच में आए, जब शुरू या बीच में आए तो इसको क्या पढ़ना है? नौ हलंत या आधा नौ। और जब यह शब्द के अंत में आए, शब्द के कहा है? अंत में आए तो इसको क्या पढ़ना है? मोहलंत। मोहलंत। और संस्कृत के अधिकांश शब्दों में आप देखते होंगे जब कर्म कारक का प्रयोग होता है वहां पर इस प्रकार से मोहलंत वगैरह नहीं लिखकर वहां पर हम क्या करते हैं? अनुस्वार का सामान्यतः प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहां पर लिखता है, जैसे हमको रामम लिखना है तो रामम कहे तो हम इस प्रकार से रामम लिख सकते हैं। इसमें कर्म कारक जुड़ा है, सॉरी, हाँ कर्म कारक लगा है। अब इसको हम दूसरे तरीका से कहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ है, अपितु इसमें मोहलंत हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यह शब्द के अंतिम में है। तो हम क्या सीखे? जब अनुस्वार शब्द के शुरू में हो या बीच में हो तो इसको क्या पढ़ना है? नौ हलंत पढ़ना है। और यह जब शब्द के अंत में हो इसको क्या पढ़ना है? हमें मोहलंत पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते हैं अंगूर से बेदाना। जैसे यहाँ पर हम इसको क्या किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले इस अनुस्वार को हम क्या कह सकते हैं? नौ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यह शब्द के शुरू में है। तो कंगन, इसको क्या पढ़ेंगे? तो मोहलन। तो कंगनम क्या कहेंगे? कंगनम। यानी इसको हम दूसरे तरीका से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? कंगनम कहेंगे। कंगनम क्या पढ़ेंगे? कंगनम। जैसे यहां पर एक और उदाहरण हम देख रहे हैं, देश, इसमें हलंत है तो एक दे सो और ऊपर में अनुस्वार लगा है, अनुस्वार है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? देशम। इसको क्या कहेंगे? देशम। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं देशम। क्यों यहाँ पर मोहलंत पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह शब्द के अंत में है। तो हम क्या सीखे? जब अनुस्वार शब्द के शुरू या बीच में है इसको नौ हलंत पढ़ना है, और यह जब शब्द के अंत में हो तो क्या पढ़ना है? हमको मोहलंत पढ़ना है। अब अगली बारी आती है सिर्फ हलंत की। इसका प्रयोग भी आप देखते होंगे सामान्यतः कितनी बार आती है। तो हलंत का मतलब होता है शब्दों को आधा कर देना। शब्दों को सामान्यतः क्या कर देना? आधा कर देना। जो शब्द हमने लिखे, मतलब जो वर्ण लिखे हैं उन वर्णों को आधा कर देता है, और शब्द को नहीं, जिस वर्ण में यह लगा है उन वर्णों को यह क्या कर देता है? आधा कर देता है। यानी कहने का मतलब उसमें जो स्वर जुड़ा होता है उस स्वर को क्या कर लेता है? हटा देता है। जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे कोहलन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको कह सकते हैं हम आधा को। इसको क्या कह सकते हैं? आधा को। उसी प्रकार से मोहलंत लग गया तो इसको आधा मोह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको लिखना है, इस प्रकार कई प्रकार आप शब्द देखते होंगे, चट्टान,
इसको क्या देखते हैं, चट्टान। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है कि यह हलंत जिसमें लगता है उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है। तो इस हम ट को क्या कर सकते हैं, आधा करके लिख सकते हैं, यानी कहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या मेरा सही है? तो बिल्कुल सही है। यानी हलंत का मतलब हम समझ गए कि जिन वर्ण में लगता है उन वर्णों को यह क्या कर देता है, आधा कर देता है। और यह हमेशा व्यंजन वर्ण के साथ लगता है। यह जो हलंत होता है हमेशा किस में लगेगा, व्यंजन वर्ण के साथ लगता है। जैसे को हलंत हो सकता है, पो हलंत, बो हलंत, भो हलंत। क्या हम बोले ओ हलंत हो सकता है? तो ओ हलंत सामान्यतः नहीं होता है। प्रायः ओ हलंत, आ हलंत, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो ज्यादातर यह किसके साथ लगता है, तो व्यंजन वर्ण के साथ। तो अभी हमने 4 प्रकार के संकेतों के बारे में जाना। पहला अ, इसको हम सामान्यतः ह पढ़ते हैं। दूसरा खंडाकार, इसको जोरदार वाचक चिन्ह कहते हैं। दूसरा अनुस्वार, इसको जब शुरू या बीच में आए तो नो हलंत यानी आधा नौ, और जब शब्द के लास्ट में आए तो मो हलंत यानी आधा मो। और इस हलंत का मतलब समझ गए, इस यह जिस शब्द में लगता है उसको क्या कर देता है, तो सामान्यतः आधा कर देता है। तो हमें उम्मीद है आप इन चारों संकेतों के बारे में आसानी से समझ गए होंगे।